गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। हम लोग हमारा पार्ट एक देख रहे हैं विज्ञान का, जिसमें हम लोग को गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी मिल रही है। और इसके पूर्व वीडियो में जो कि हमने देखा हुआ था जी के मान में होने वाले परिवर्तन, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी बताई गई है। जी के मान में हम लोग को किस तरह से परिवर्तन होता है, ये सब जानकारी हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखी है। जैसे कि आप लोग को यदि कभी पूछा गया कि जी का मान कितना होता है, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि जी का मान होता है 9.8 मीटर बटे सेकंड का वर्ग, है ना। अब जी का जो मान होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ये चीज़ें भी हमने देखी हुई है स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताई थी। और जी का मान किस तरह से ज्ञात किया था, ये भी आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा हुआ है, जो कि लगभग 9.77 मीटर पर सेकंड वर्ग आप लोग को मिला था, और जिसको हम लोग 9.8 कंसिडर करते हैं मीटर बटे सेकंड का वर्ग। अब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कैसे परिवर्तन, जी का मान कितना होगा, फिर पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार उसका मान कितना होगा, और पृथ्वी के गहराई में उसका मान कितना होगा, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई है ना। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की कक्षा से बाहर बाहर चलते हैं, वैसे वैसे जी का मान कम होता जाता है। मतलब केंद्र की तरफ जब पृथ्वी किसी पिंड को आकर्षित करती है, वहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, और उसके ध्रुवों पर उसका मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 9.83 मीटर पर सेकंड का वर्ग। ये देखिए यहाँ पे हमने ये देखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगली भाग की तरफ, जो कि है द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार में आप लोग को एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत प्रचलित बात है कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। यदि आपको कोई पूछे कि बताइए मेरा द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, उसका भार बताएंगे बेटा, है ना। तो और अगर भार पूछे तो फिर द्रव्यमान में अंतर क्या है, ये हमारे दिमाग में बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न निर्माण होता है। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब कि जैसे कि उसका मान अगर हम लोगों ने ज्ञात किया, तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, MAS मास। वो हम लोगों को कभी भी किलोग्राम में प्राप्त होता है। मतलब मान लीजिए कि मेरा जो वेट है वो 70 केजी है, और ये 70 केजी जो वेट है मैंने कहीं जाकर चेक कराया वेट मशीन पर, तो वहाँ पे जो आप लोग को मेरा वेट मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा वो, द्रव्यमान। परंतु हम लोग उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं, है ना। बोलने के लिए ही सिर्फ भार कहते हैं, परंतु एक्चुअल में क्या है, वो मेरा द्रव्यमान ही है, जिसमें हमारे पृथ्वी के ग्रह पर मतलब वो मान जो होगा वो एक एक जैसा ही होगा, वो बदलेगा नहीं। और यदि हम लोग अन्य ग्रह पर भी गए तो भी वो जो मान होगा वो भी बदलेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को कि द्रव्यमान का मान जो होता है जो सर्वत्र समान होता है, अन्य ग्रह पर भी समान होता है, वो अदिश राशि है। और न्यूटन के पहले नियम के अनुसार पिंड का जड़त्व गुणात्मक माप है ना। पिंड का जड़त्व जो होता है वो गुणात्मक माप होने की वजह से यदि द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ये सब चीज़ें हम लोग को द्रव्यमान में बताई गई है। अब हम लोग अगर वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या है, वेट यानी कि हम लोग जिसको भार कहते हैं। अब द्रव्यमान में जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी उसके विरुद्ध चीज़ें वेट में होती है, यानी भार में होती है। भार क्या होता है, भार होता है सदिश राशि। फिर जब वेट का अगर हम लोग कोई बात, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात हम लोग इसमें ध्यान दें तो वेट और द्रव्यमान में ये अंतर है कि वेट में यानी कि भार में हमें पिंड जो है उसके गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी गुरुत्वीय बल कितना है पृथ्वी का, 9.8। अब 9.8 जो गुरुत्वीय बल होगा वो हमारे वेट से यानी द्रव्यमान से अगर गुणा करें तो वो हो जाएगा हमारा भार। यानी कि भार की जो इकाई है वो न्यूटन होगी, और न्यूटन में हम लोग को भार का उत्तर मिलता है। जो कि हम लोग जब भार बोलते हैं तो न्यूटन में हमें उत्तर नहीं मिलता, हमें भार का उत्तर काय में मिलता है, द्रव्यमान में मिलता है
है ना, केजी में हम लोग लिखते हैं। तो ये एक दूसरा कंपैरिजन, तुलना हम लोग को यहाँ पे बोली जा सकती है कि भार जो होगा वो हमको न्यूटन में मिलता है, और न्यूटन के साथ साथ भार जो होता है वो एक सदिश राशि है और इसकी SI इकाई न्यूटन है। और भार का जो सूत्र है बेटा, भार का सूत्र होगा W बराबर F, मतलब कार्य, यानी कि जो भार हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उसमें W का फार्मूला यहाँ पे लिख कर दिया गया है, बराबर F बराबर M इंटू G। F यानी बल, और फोर्स बल का सूत्र क्या है बेटा, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A। परंतु गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम लोग A न लिखते हुए हमेशा G लिखते हैं, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर M गुना G। तो G जो है वो बेटा एक स्थिर मान आप लोग को पता है, G का 9.8 मीटर बटे सेकंड का वर्ग। अब M जो होगा यहाँ पे, M जो होगा वो किसी भी पिंड का द्रव्यमान होगा। यदि हम लोग को किसी पिंड का भार ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके द्रव्यमान से, मतलब हमारे वजन से 9.8 को गुना करने के बाद जो उत्तर मिलता है वो हमारा भार होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग को जो उदाहरण बताया गया बेटा कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होने के बाद राजू का भार कितना होगा, ये ज्ञात करिए। तो 75 किलोग्राम राजू का द्रव्यमान है, जो कि पृथ्वी पर उसका भार हमको ज्ञात करना है। तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा कि 75, मास यानी द्रव्यमान कितना है 75, गुना G की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 9.8, दोनों को गुना करने के बाद आपको 735 न्यूटन मिलता है। उसी तरह अगर किसी आपका स्टूडेंट का एक वेट हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि आपका वेट 40 है, 40 को भी अगर 9.8 से गुना करें तो इसमें जिसका उत्तर आएगा वो आपका भार होगा पृथ्वी पर। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप खुद भी अपना भार ज्ञात कर सकते हैं ये सूत्र से, M इंटू G, यानी कि आपका जितना भी द्रव्यमान आप लोग किलोग्राम में निकाल रहे हैं उसको 9.8 से गुना करेंगे तो वो आपका भार ज्ञात में निकल जाएगा। परंतु ये जो भार होगा बेटा ये सिर्फ पृथ्वी के लिए ही 9.8 से गुना करके मिलेगा। यदि हम लोग चंद्रमा पर अपना भार ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय बल कम होता है, उस वजह से उसका गुरुत्वीय मान जो होता है यानी कि वैल्यू ऑफ G अलग होगी, इससे कम होगी, 9.8 से कम होगी। तो उस वैल्यू से अगर हमारा द्रव्यमान गुना किया जाए तो वो हमारा चंद्रमा पर भार होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई नवजात शिशु अगर जन्मा हुआ है और उसका जो वेट है, भार है, मतलब द्रव्यमान है 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार हमको अगर ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका वजन तो 1 ही किलोग्राम है तो 1 गुना 9.8 करना पड़ेगा, तो उसका भार कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ये बात समझ में आई आप लोग को? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग को बोली गई है कि बोलचाल की भाषा में हम भार तथा द्रव्यमान दोनों के लिए ही भार शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब आपका भार कितना है, तो हम लोग भार तो बोलते हैं लेकिन उसका द्रव्यमान पूछते हैं। तो ये दोनों एक ही शब्द में अपनाई गई चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको समझा के बताई है। और किसी पिंड का भार किलोग्राम में अर्थात द्रव्यमान की इकाई में ही मापते हैं। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है लेकिन हम लोग उसको बोलते समय भार किलोग्राम में मापते हैं। परंतु जब हम वैज्ञानिक भाषा में ऐसा करते हैं तो द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में लिखेंगे और भार जो होता है वो न्यूटन में लिखेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग को अभी समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला आप लोग याद में रखिएगा, G बराबर G गुना M बटे R का वर्ग। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग को एक हल किया गया उदाहरण बताया गया है। ये आप लोग को परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये निकाला गया है, तो आप लोग को ये नहीं पढ़ना है बेटा। अब हम लोग हमारे गुरुत्वीय लहरों की तरफ चलते हैं जिनको हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। अब गुरुत्वीय लहरें होती क्या है, ये नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन गुरुत्वीय लहरों के बारे में सन 1916 में, मतलब ये लगभग 104 साल पहले की बात है, तब आइंस्टाइन नामक प्रचलित वैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, आइंस्टाइन का नाम। उन्होंने बताया था कि ऐसी कुछ गुरुत्वीय तरंगें होती हैं जो अत्यंत क्षीण होती हैं और अत्यंत संवेदनशील होती हैं और उसको खोजना अत्यंत कठिन होगा।
ये मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1916 में। और लगभग उसके 100 साल बाद यानी कि 2016 में, मतलब 2020 के 4 साल पहले वैज्ञानिकों ने सन 2016 में आइंस्टाइन की भविष्यवाणी को सच साबित किया और 100 वर्षों के पश्चात गुरुत्वीय तरंगों की खोज की। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कि जब वैज्ञानिक ने मतलब आइंस्टाइन ने हमको बताया था कि ऐसा एक तरंग भी होता है, गुरुत्वीय तरंग, जो होता तो है परंतु दिखता नहीं, परंतु उसको ढूंढना भी कठिन होगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उसको ढूंढ के निकाला। और सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने उसको ढूंढ के निकाला उनमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी थे। इस शोध में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है और इस शोध के द्वारा विश्व की जानकारी मिलने के लिए एक नया मार्ग खुल गया है। और देखिए बेटा, आपको जैसे अभी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय लहरों के बारे में जैसे पता चल गया है, मतलब जैसे गुरुत्वीय तरंग होते हैं वैसे गुरुत्वीय, उसी को हम लोग लहरें भी कहेंगे, है ना। तरंगे ही लहरें होती हैं। तो गुरुत्वीय तरंगे एकदम अलग प्रकार की तरंगे हैं, जो कि अंतरिक्ष काल की तरंगे उनको कहा जाता है। गुरुत्वीय तरंगों को, यदि ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये आप लोग को परीक्षा में मतलब रिक्त स्थान भरो में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तरह की अंतरिक्ष काल की तरंगे इनको कहते हैं। इनके अलावा, गुरुत्वीय तरंगों के अलावा माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे भी प्रचलित है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखी जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर मैं एक बात आप लोग को बताऊं, तो ये बात हम लोग देखेंगे कि ऐसा मतलब विश्व में ऐसा देश भी है जहाँ पर बड़े बड़े विद्युत पहाड़े हैं, विद्युत चुंबकीय पहाड़े हैं। मतलब वो चुंबकीय पहाड़े हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े, और उनमें से रास्ता गया है। रास्ते से यदि कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गुजरती है तो वो बिना पेट्रोल के अपने आप ध्रुवों की वजह से चलने लगती है। दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की वजह से वो अपने आप चलने लगती है। तो देखा जाए तो एक मैजिक है ये। लेकिन वो किस वजह से हो रहा है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से हो रहा है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से ही हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे उपकरण चलाते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इनमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि आप लोग को और कुछ पता होना चाहिए तो वो होना चाहिए कि कौन कौन से किरण हमारे आसपास होती हैं। तो जैसे कि गैमा किरण है, क्ष किरण है, पराबैंगनी किरण है, अवरक्त किरण है। ये सभी प्रकाश की प्रकार है और वो तरंगों के रूप में हमारे आसपास होती हैं। उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो जैसे ये वीडियो में आप लोग को पानी में पत्थर डालने पर लहरें निर्मित होती है और उसको पकड़कर हिलाने पर और ज़्यादा लहरें निर्माण होती है। ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। तो लहरों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। इसके बाद हम लोग हमारे अगले इम्पोर्टेंट भाग की तरफ चलते हैं, वो है बेटा मुक्त पतन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में ये होता क्या है? फ्री फॉल यानी मुक्त पतन है क्या, और हम लोग क्यों देखेंगे? तो मुक्त पतन, मैं आप लोग को इसमें एक उदाहरण बताना चाहूँगा बेटा, कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में कोई पत्थर है। उस पत्थर को मैंने हाथ में ही पकड़ के रखा है, तो क्या उसके ऊपर कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। हवा उसके ऊपर कार्य कर रही है। हवा उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। मतलब, या फिर वो जो बल है, उसका जो पत्थर का जो बल होगा, वो खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है और एक जगह पे स्थिर रहने की कोशिश करता है, परंतु उसको कोई दूसरा एक बल है अपनी ओर खींचता है। वो दूसरा बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है। और गुरुत्वीय बल की प्रभाव से ही वो गतिमान होकर गति प्राप्त करता है और और वो नीचे गिरता है, और ज़मीन की तरफ गिरने वाली इस क्रिया को हम लोग मुक्त पतन कहेंगे। परंतु बेटा, ये जो मुक्त पतन है, वो उसमें क्या होना चाहिए? कुछ कंडीशंस है मुक्त पतन की, मतलब कुछ इसमें उसके कंडीशंस होंगी कि मुक्त पतन में उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। फिर उसमें गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो बढ़ना चाहिए, और मुक्तपना होते समय हवा का घर्षण अगर उसमें होता है तो उस पिंड की गति को वो विरोध करेगा। मतलब मान लीजिए कि मतलब मैंने पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ है और हवा में उसको छोड़ देता हूँ, तो उसको, उस पत्थर को हवा से होने वाले घर्षण से रोकना है। मतलब हमको उसको ऐसी जगह पे लेके जाना है कि जहाँ पे हवा ना हो। उस
जब बिना हवा में वो पृथ्वी की गुरुत्वीय तरंगों को खींचकर गुरुत्वीय बल से गतिमान होकर नीचे गिरेगा, उसको हम लोग मुक्त पतन कहेंगे। मतलब देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। मतलब हवा का जो बल होता है ना, वो बल उसके ऊपर कार्य करता है, यह बल उसमें नहीं होना चाहिए। अतः यथार्थ रूप में हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, वह केवल निर्वात में ही संभव है। मतलब उसमें यदि कोई दूसरा बल कार्य कर रहा होगा, जिसको हम लोग ऊर्ध्वगामी बल कहते हैं, जो कि हवा की वजह से उसके ऊपर प्रयुक्त हो रहा है, यदि इस तरह का बल अगर उसके ऊपर कार्य करता है तो वो मुक्त पतन नहीं हो सकता। मतलब हवा में हम लोग यदि कोई पत्थर को नीचे छोड़ते हैं तो वो मुक्त पतन नहीं होगा, तो यह सिर्फ केवल निर्वात में ही वो संभव है। तो निर्वात क्या है, निर्वात होता क्या है? तो निर्वात देखिए बेटा, ऐसी जगह है जहाँ पे हवा का नामो निशान नहीं होता। और वो कहाँ पे है? वो है हमारे पृथ्वी के बाहर, यानी कि अंतरिक्ष में। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हुए हैं, हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह से वो घूम रहे हैं। तो चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह में केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिशील रहते हैं, है ना। कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, जो कि बहुत सारे देशों ने अपने अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े हैं, वो इस तरह के उपग्रह को और चंद्रमा को ही जो इसमें क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग मुक्त पतन कहेंगे। इस कारण वे भी मुक्त पतन के उदाहरण होते हैं, ये हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी हवा का कोई नामो निशान नहीं है बेटा, हवा होती ही नहीं है अंतरिक्ष में। उस वजह से वो जो पिंड है, ये उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह और चंद्रमा, ये दोनों जब घूमते हैं तो इसमें एक शून्य वेग से, वहाँ पे वो प्रारंभिक वेग शून्य वेग से वहाँ पे शुरुआत करते हैं, और जिस तरह से वो गुरुत्वीय बल की दिशा में आते हैं, और उसी तरह से वो घूमना शुरू हो जाते हैं बेटा। एक गति से वो गुरुत्वीय बल से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। ना गिरते हैं, ना कहीं और भागते हैं, वो एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। इस तरह की प्रकार को हम लोग मुक्त पतन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उसे लगने वाली समयावधि हम न्यूटन के समीकरणों का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, मुक्त पतन में अगर हम लोग को उस पिंड का जमीन पर गिरने का वेग ज्ञात करना है, समयावधि ज्ञात करने हैं, तो पिछली कक्षा में, कक्षा 9वीं में, आप लोगों ने न्यूटन के गति संबंधी कुछ नियम देखे थे। वो नियम मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, न्यूटन का पहला गति संबंधी नियम हमने देखा था, v बराबर यू धन ए टी। यू धन ए टी में आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को प्रारंभिक वेग जो दिया गया होगा वो शून्य होना चाहिए, ये ज़रूरी बताया गया है। तो यहाँ पे u यानी कि हम लोग 0 लेंगे, और a यानी कि त्वरण होता है, परंतु हम लोग तो अभी गुरुत्वीय त्वरण देख रहे हैं, तो a की जगह पे क्या आना चाहिए? g आना चाहिए। तो u शून्य होगा और a g होगा। इस मान से आप लोग को इस पूरे समीकरण को बदलना है। तो वो किस तरह से बदलेगा? देखिए, अगर हमने u की जगह पे 0 ले लिया और a की जगह पे g ले लिया, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? v बराबर 0 धन g गुना t, यानी कि 0 से अगर जी टी को धन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको इक्वेशन क्या मिलता है? समीकरण मिलेगा v बराबर जी टी। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला इक्वेशन हमने ज्ञात किया हुआ है। अब चलते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन की तरफ। देखिए, न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम आप लोग को कहता है कि s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। इस इक्वेशन में भी हम लोग को प्रारंभिक वेग u यानी 0 लेना है और a की जगह पे g लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हुए हैं। s बराबर मैंने क्या किया, u की जगह पे 0, फिर गुना t लिखा, धन बाकी की संख्या जैसी कि वैसी ही लिखेंगे, धन 1/2 जी, ए की जगह पे जी लिखना है और टी वर्ग जैसे कि वैसे। तो 0 से अगर टी को गुना करेंगे, कोई भी संख्या को गुना करेंगे, तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। धन 1/2 जी टी का वर्ग, यानी कि 0 धन 1/2 जी टी का वर्ग, यानी क्या मिलता है आप लोग को? s बराबर 1/2 जी टी का वर्ग। ये हो गया हमारा न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम। अब हम लोग चलते हैं हमारे न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम की तरफ। देखिए, यहाँ पे जैसे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि
ये जो न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम ये होगा कि v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। ये तीनों समीकरण हमने पिछले साल पिछली कक्षा में देखे हैं बेटा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि u हम लोग को 0 लेना है और a की जगह पे g लेना है, तो मैंने क्या किया, जैसे बाकी की संख्या जैसे कि वैसे ही रखी, v वर्ग बराबर u के जगह पे 0 वर्ग धन 2 गुना g, a की जगह पे g और s, इस तरह से मैंने लिख लिया है। तो v वर्ग बराबर 0, 0 का वर्ग क्या होगा, 0 होगा, लेकिन 0 को किसी की संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस संख्या हो जाती है। तो v वर्ग बराबर 2gs, ये हमको न्यूटन संबंधी गति संबंधी तीसरा नियम आप लोग को यहाँ पे मिल गया है, v वर्ग बराबर 2gs। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ गया है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, पिंड की गति का अध्ययन करें, तो g का मान a के स्थान पर g लेना पड़ेगा, क्योंकि इस गति में त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। जैसे ऊपर में फेंका है हमने किसी पिंड को, तो त्वरण वेग के विपरीत दिशा में वो गिरेगा, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा, और जी का परिमाण उतना ही होता है, परंतु उस त्वरण के कारण पत्थर के वेग में वृद्धि न होकर कमी होती है। और वो भले ही जितने वेग से हमने फेंका है, लेकिन वो गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे अपना वेट खोकर नीचे गिरता है, क्योंकि पृथ्वी के कंपैरिजन में वो पत्थर का बल कुछ भी नहीं है, इसलिए पृथ्वी में उसका गुरुत्वीय बल बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी वस्तु को आसानी से वो खींच सकता है। और उसके अंदर क्या होती है बेटा, गुरुत्वीय लहरें, जो कि अभी हमने देखा है, तो इस वजह से वो अपनी ओर उसको खींचता है। जैसे कि इसके बाद हमने मुक्त पतन के ये उदाहरण होते हैं, ये चीज़ें भी देखी हुई है। तो आशा करता हूँ बेटा कि ये जो वीडियो मैंने आप लोग को समझाया है वो समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो यही वीडियो आप लोग 2-4 बार देख सकते हैं और उसको समझने की ज़रूर कोशिश करिए। इसके पहले जो भी हाँ पोर्शन हुआ है वो सब आप लोग पढ़ के रखिए, लिख कर रखिए, याद करते रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।